हाँ बच्चों, तो हमने अभी आज लास्ट क्लास से कंटिन्यू करना है, फिर स्टार्ट से पढ़ना चाहेंगे आप लोग? हेलो स्टूडेंट्स, कोई सुन रहे हैं? सभी को आवाज आ रही है? तो एक बार सभी कंफर्म करें अपना माइक अनम्यूट करके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो अब अपन क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुछ इश्यू है यहाँ पे नेट में। हाँ, आप सभी को दिखाई दे रहा है वीडियो? ओके, तो अभी हम अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था नया चैप्टर, 8th चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने साइंस का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि सेल्स क्या होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ। सेल्स में आपने देखा था कि दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलके बने हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। देन उसके बाद हमने सेल की साइज के बारे में बात की थी, सेल साइज और शेप के बारे में। इसके नंबर्स के बारे में भी बात की थी कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर में देखा जाए तो कितनी सेल्स होती हैं। कि लाइक कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और अमीबा। इनके अलावा भी काफी होते हैं, एक बार आप इन 3 का नाम याद रखें। उसके बाद अगर आप बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें लाखों से लेकर के अरबों तक की सेल्स मिल सकती हैं। ये हो गई सेल साइज की बात। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अमीबा की कोई फिक्स शेप क्यों नहीं होती, जिसका रीजन था कि उसमें सेल वॉल नहीं होती। अमीबा में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए उसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती है। फिर हमने यहाँ पे अमीबा में ये जो स्क्रीन पे आप बार बार पेन चला रहे हैं, ये आप ना करें वरना आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने अमीबा में पढ़ा था कि कैसे उसमें न्यूट्रिशन होता है और किस प्रकार उसमें मूवमेंट होता है। ये स्यूडोपोडिया के थ्रू उसके हमने न्यूट्रिशन और उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से। हम सेल शेप के बारे में भी लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। तो हम आज बात करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, शेप के बारे में भी आप पढ़ चुके थे कि किस प्रकार, और इसका आपको मैंने वीडियो लिंक आपको शेयर किया था यूट्यूब का। आप चाहें तो वहां जाके पूरा वीडियो लास्ट क्लास का देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके लिए आपको मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि सपोज कीजिए ये है आपकी सेल की एक बाउंड्री।
इसे हम कहते हैं सबसे पहले सेल वॉल। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। उसके अंदर आती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं सेल वॉल। उसके बाद पूरी सेल के अंदर कोई खाली स्पेस नहीं होता है। फ्लूइड लाइक मटेरियल आप मान सकते हैं पूरी सेल में भरा होता है। इस फ्लूइड को अपन कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को अपन ने नाम दिया है प्रोटोप्लाज्म। और इस फ्लूइड के अंदर डिफरेंट आपके सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते रहते हैं या फिर पड़े रहते हैं। जैसे हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर हो गई आपकी एंडोप्लाज्मिक, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये हो गई आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप मान लीजिए आपका हो गया वैक्यूल। ये आप मान सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इस लिक्विड के अंदर पड़े रहते हैं या फ्लोट करते रहते हैं। इन्हें अपन कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आपके ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपके वेरियस फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। जैसे लंग्स ब्रीदिंग में, ब्रेन आपके सोचने का काम करता है, किडनी आपके वेस्ट रिमूवल को वेस्ट को रिमूव करने के काम आता है। उसी प्रकार सेल में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। उसके छोटे छोटे ऑर्गेनेल कहा जाता है उन्हें, ऑर्गन जैसे। इनका काम होता है जो अपन डिटेल में एक एक ऑर्गन के साथ पढ़ेंगे। इन्हें सभी को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स और प्रोटोप्लाज्म को अगर आप मिला दिया जाए, मतलब पूरी सेल में से अगर आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हटा दें, तो अभी जो पार्ट बच गया उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अभी जो पार्ट बचा है उसे नाम दिया गया साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों? सर क्या नाम दिया गया? साइटोप्लाज्म। अब इन सभी के बारे में अब ओके आपको रीडिंग भी लगवा देता हूँ तो अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो जब हम रीडिंग लगाते हैं तो ये इसमें यहाँ पे ये भी बताया गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स सभी सेल्स के बने हैं, चाहे वो, क्योंकि वो लिविंग है। तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी में सेल्स ही सेल्स हैं। और हालांकि उनकी सेल्स में थोड़े बहुत डिफरेंस हैं, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज हैं, जो कि अभी अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जिस प्रकार इंसान में एक ऑर्गन काम करते हैं, उसी तरह सेल्स में ऑर्गेनेल्स काम करते हैं। तो एक वर्ड हो गया आपका ऑर्गेनेल्स, और उनका फंक्शन क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। यानी कि सेल को जो भी एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो इन ऑर्गेनेल्स के फंक्शन के थ्रू मिलेगा। ये एक सेल के 4 कॉमन फंक्शंस हो गए, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। सांस लेना, उसका बड़ा होना, बढ़ना, और उसको अपने डेली के खाना पीना करना और अपना नंबर बढ़ाना, यानी कि रिप्रोडक्शन। ये सारे नॉर्मल सेल के फंक्शंस हैं। अभी आपने पढ़ा है कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाती हैं। जबकि एनिमल्स में बाहर से अपन खाना लेते हैं। उसी तरह अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे आ गए, प्रोटोप्लाज्म, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जैसे कि एक बाल्टी में पानी भरा होता है, तो वो पानी आपका प्रोटोप्लाज्म है। उसी तरह सेल में ये जो फ्लूइड है, जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे हैं, उसे
प्रोटोप्लाज्म कहा गया है। अब प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे इसने बताया कि सेल मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव 3 सेल पार्ट्स। सेल पार्ट्स कौन कौन से हैं? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। तो अभी मैं आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स काउंट कर लिए गए हैं। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया था। जब आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं तो प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स दोनों इंक्लूड कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये साइटोप्लाज्म के बारे में भी हो गया। ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब फ्लोट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये सेल की जो अपन साइज देखते हैं जनरली बहुत छोटी होती है। आपको ये नेकेड आई से नहीं दिखेगा। नेकेड आई मतलब नॉर्मल आंखों से, जब तक आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे वो माइक्रोस्कोप को थ्रू अपन देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन सभी के बारे में डिटेल्स में। तो उम्मीद करते हैं आपको सेल की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में अब यहाँ पे नॉलेज है। अभी पार्ट्स ऑफ ए सेल में यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जो कि आपके लैब में आपको शायद कराई जाए। इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है कि आपने एक ओनियन लिया। ओनियन मतलब प्याज। ये स्क्रीन पे पेन ना चलाए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ना क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे। आपने एक ओनियन लिया जिसका एक छोटा सा पीस काट करके आपने उसका पील उतारा। पील मतलब प्याज का जो छिलका होता है, बहुत ही छोटा सा, आपको ट्रांसपेरेंट सा झिल्ली जैसा आपको दिखाई देता है। उस पे आप स्टेन करेंगे। स्टेन करेंगे मतलब अगर आप प्याज के छिलके को या फिर उसे आप डायरेक्ट देखेंगे अगर, तो आपको माइक्रोस्कोप में कुछ दिखाई नहीं देगा। मगर आप पहले उसको स्टेन करेंगे, उस पे डाई डालेंगे ताकि वो कलरिंग हो जाए उसकी। देन उसके बाद आपको, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो अपन यूज करते हैं उसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको, ये आपको दिख रही है सेल वॉल। ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है। और उसके अंदर ये जो डार्क डॉट दिख रहा है, ये है आपका न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। तो ये चीजें आप एक ओनियन पील में इजीली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ये आपका प्रोसीजर है जो कि आप, जो भी आपके स्टेप्स हैं वो आप अपने आप पढ़ सकते हैं। कि ये डायग्राम आपको याद रखना है यहाँ से, क्लियरली बता रखा है आपको एक प्लांट सेल में क्या क्या इजीली देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, सेल वॉल है, फिर एक सेल मेम्ब्रेन है, और एक होता है न्यूक्लियस। और ये जो सबसे बड़ा आपको खाली जो पार्ट दिख रहा है, ये होता है वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब ही होता है खाली स्पेस या खाली जगह। ये हो गया आपका फूड वैक्यूल, सिर्फ वैक्यूल, जिसमें कि एयर फील्ड होती है। और ये प्लांट का वेस्ट स्टोर हाउस होता है। जो भी एक प्लांट की सेल में वेस्ट होगा, कचरा होगा, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। जनरली एक खाली स्पेस ही होता है। देन आता है आपका क्लोरोप्लास्ट भी है इसमें एक। और क्लोरोप्लास्ट का मतलब है जहाँ पे आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो सेल ऑर्गेनेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल आपकी
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि सेल को खाना बनाने में। अभी आप अगर इसे ध्यान से देखें तो आपको एज सच कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा इनमें। न्यूक्लियस में दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट वगैरह, जो भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपको इसमें क्लियर विजिबल नहीं है। उसके लिए हमें और बेटर क्वालिटी के माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। देन हम पढ़ते हैं अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये एक्टिविटीज आपको अपने आप से बुक से पढ़नी है और इनके बारे में जो भी कंक्लूजन है, जो भी सेल के बारे में है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी तक सभी को किसी को कोई डाउट है? अभी मैं आपको फिर से बार बार वही बातें रिपीट की गई हैं यहाँ पे कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। यही सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, साइटोप्लाज्म में आपके सेल ऑर्गेनेल्स प्लस फ्लूइड यानी कि प्रोटोप्लाज्म दोनों काउंट कर लिए गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार स्क्रीन पे ये पेन ना चलाएं आप। सर कौन हम चला सेल रहा है मेम्ब्रेन पेन? के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली आप उस तरह से सोच सकते हैं जैसे कि आपके घरों के दीवार होती है, आपके रूम के भी दीवार है, आपके घर के भी दीवार है, जो कि सिर्फ एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। आपको प्रोटेक्ट करती है बैड वेदर से, आसपास जो कुछ भी खराब सिचुएशन है उससे आपको प्रोटेक्ट करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बस इनका नाम अलग अलग दिया गया है। अब बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज की है। जैसे आपकी दीवार जो है ईंटों से बनी है, जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? सेल मेम्ब्रेन बनी है लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। लिपिड का मतलब है फैट्स। आपने फैट्स जैसे कि बचपन में पढ़े हैं, फैट, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है प्रोटीन और लिपिड। आपके क्या इसमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दे रखा है कहीं? आपकी बुक में अभी नहीं है तो शायद आप नेक्स्ट क्लासेस में देखें, हायर क्लासेस में। आपके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स इस तरह से लगे होते हैं और उसके बीच में आपके प्रोटीन्स होते हैं। कुछ इस प्रकार आप मान सकते हैं। तो ये लिपिड और प्रोटीन से बनी लाइपोप्रोटीन की एक लेयर होती है। तो आपको ये याद रखना है इसमें, ये लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है। प्लस जैसा कि आपके दीवार में दरवाजे होते हैं, उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ छोटे छोटे होल्स आप मान सकते हैं, जिनके थ्रू आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको जो भी सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी सेल को जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें उन होल्स के थ्रू एंटर होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आपको पता है प्रोटेक्टिव फंक्शन है। प्रोटेक्टिव होने के साथ ही इसका एक और फंक्शन है कि आपकी सेल को स्ट्रक्चर देती है। अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो आपका जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा बिखर जाएगा।
जैसे कि प्रोटोप्लाज्म बिखरने के बाद उसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स निकल जाएंगे, तो ये सेल को शेप देती है, उन सभी को बांध कर रखती है। देन आता है इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सेल। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेल में कुछ होल्स होते हैं, कुछ पोर्स मान सकते हैं, जिनसे कि कुछ मटेरियल्स अंदर आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है। और ये जो सेलेक्टिविटी है सेल मेम्ब्रेन की कि कुछ मटेरियल्स आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को कहा गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब है कि किस किस चीज को परमिट कर रही है कि तुम आ जाओ, तुम मत आओ। और ये सेमी कुछ चीजों को करता है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है। अगर सेल में ये अगर आपकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल फुली परमिएबल होती है। सेल वॉल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जबकि अभी तक अपन सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। सेल वॉल की मेम्ब्रेन कंप्लीटली परमिएबल होती है। वो नहीं पूछता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसमें सिंपल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कुछ भी एंटर हो सकता है और कुछ भी एग्जिट हो सकता है। लेकिन आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, वो सेमी परमिएबल है और वो डिसाइड करती है कि क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। Specific. The cell Yes, membrane sir. is a typical cell. Is specific about that are allowed in or out of the cell. इस बारे में आपको बता चुका हूँ। Do the following activities. फिर आपको कुछ एक्टिविटीज के थ्रू बताया गया है कि सेल क्या अलाउ करती है क्या नहीं करती है। आप ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखें। ये स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का। एनिमल्स की सेल में क्या क्या होते हैं। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने, 1 2 3 4 इस तरह से, ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल के एनर्जी हाउस होते हैं, पावर हाउस होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब आप जो कुछ भी फूड खाते हैं वो आपके स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद सेल तक पहुंचते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उनसे एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेल की डेली फंक्शंस में काम आती है। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स बनाने का। प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है राइबोसोम्स का काम, और ये राइबोसोम्स अकेले नहीं करते हैं। राइबोसोम्स ऐसा करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐड होने के बाद इस पे अटैच होते हैं, और फिर ये दोनों मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये आप कुछ मोटी मोटी जानकारी आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद आते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को एनिमल सेल में इनका यूज अपन आगे पढ़ेंगे। इनका प्लांट सेल में यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल में इन्हें क्लोरोप्लास्ट ड्यूट्रोसोम्स कहा जाता है। तो ये चीजें अभी आपके लिए थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, अपन एक साथ ना करने की वजह इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके थे, उसकी सेमी परमिएबिलिटी और उसका फंक्शन जो कि प्रोटेक्टिव है और वो सेल को शेप देती है। इसके आप 3 फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के पढ़ चुके। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म का मतलब है सेल ऑर्गेनेल्स प्लस द फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा? जेली लाइक फ्लूइड that fills up the space between cell membrane and
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये अगर आपकी सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की एक और मेम्ब्रेन होती है अंदर। न्यूक्लियस पूरी सेल के साथ कंटिन्यूअस नहीं होता है, न्यूक्लियस की एक और मेम्ब्रेन आती है बाहर, और इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे सिंपल पानी या फिर हवा नहीं होती है, यहाँ पे होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड जिसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये डेफिनेशंस आप याद रखें, आपसे पूछी जाती हैं। अब इस फ्लूइड में आपके पास केमिकल्स होते हैं जो कि सेल की नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी कि नॉर्मल फंक्शंस में काम आती हैं, जिसमें इंक्लूड है ब्रेक डाउन ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड। अगर प्लांट सेल है तो सिंथेसिस भी करेगा, और अगर एनिमल सेल है तो ब्रेक डाउन करेगा। और इट इज द सीट फॉर वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स अपन ने पढ़े थे जो कि सेल के एक ऑर्गन जैसे हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं, इस फ्लूइड में फ्लोट करते हैं, बैठते हैं, व्हाटएवर। हेलो सेल सर। ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? सेल ऑर्गेनेल्स के नाम आप यहाँ से देख लें। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल होता है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर से यही सभी नाम आपको वहां पे लिस्ट किए गए हैं जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। कि नाम मैं एक बार आपको बोल देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, और एक होता है न्यूक्लियोलस। ये इसमें आपको शो नहीं हो रहा है डायग्राम में। न्यूक्लियस के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो एक लाइट सा स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और न्यूक्लियस में होता है आपका क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है ये इस तरह से आप गुच्छा मान सकते हैं। ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें कि आप DNA वगैरह आगे पढ़ेंगे। आपका जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, और ये हो गया न्यूक्लियस का पार्ट पूरा। ये पूरा न्यूक्लियस का पार्ट है, बचा हुआ पूरा साइड में सेल मेम्ब्रेन के अलावा। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूडेड है? एक वैक्यूल, वैक्यूल मतलब खाली स्पेस जिसमें कि वेस्ट मटेरियल आपके स्टोर किए जाते हैं, ये हो गया आपका वैक्यूल। फिर लाइसोसोम आपकी वेरियस केमिकल्स हैं, ये लाइसोसोम है। वेरियस केमिकल्स होते हैं जो कि सेल के लिए जरूरी भी हैं, जैसे कि आप डिफरेंट एसिड्स मान सकते हैं, एंजाइम्स मान सकते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो अगर यहाँ पे फ्लोट करेंगे साइटोप्लाज्म में तो वो इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स को, इन ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए उन्हें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बांध के रखा जाता है जिनका नाम है लाइसोसोम। और साइटोप्लाज्म ये पूरा है ही, पूरा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्लस ऑर्गेनेल्स। देन आप माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और ER के बारे में पढ़ चुके हैं। इसे अपन शॉर्ट में ER कहते हैं। और ये हो गई आपकी गोल्जी बॉडीज। ये आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये थी एक एनिमल सेल। अभी अगर आप प्लांट सेल से इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप एक कंपैरेटिव व्यू देखिए। ये एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर था, हालांकि यहाँ पे एक सेल वॉल है जो कि रिजिड स्ट्रक्चर और इसे फिक्स शेप देती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हो आप नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में भी। एक तो सेल वॉल का डिफरेंस है, सेल वॉल इधर नहीं थी, यहाँ पे है। सर क्या? आपको आवाज क्लियर आ रही है सभी को? सेल वॉल मतलब एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन जो कि सभी सेल्स में होती है, एक उसके बाहर की एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे कि अपन सेल वॉल कहते हैं।
दीवार, सेल वॉल। ओके सर। और ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, कि सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल है और रिजिड है। सेल मेम्ब्रेन एक आप थैली की तरह मान सकते हैं, जो इस तरह से फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी बहुत मूव कर सकती है। हालांकि सेल वॉल रिजिड होती है, वो एक बार उसने जो शेप ले ली वही शेप में रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल है वो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि एक इसके कॉर्नर्स भी आपको दिखाई देंगे और फिक्स शेप है, जबकि एनिमल सेल एक राउंड मास है। दूसरा आपको जो बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा वो है वैक्यूल का। वैक्यूल यानी कि वो खाली स्पेस जहाँ पे कि वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और खाली ही होता है ये स्पेस, इसीलिए यहाँ पे व्हाइट छोड़ा गया है। वो अगर आप वैक्यूल यहाँ पे देखेंगे तो आपको शायद नजर ना आए, ये लिखा हुआ है वैक्यूल, ये छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल। इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे 2-3 वैक्यूल होते हैं, यहाँ पे 2 दिखाए गए हैं। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है सेंटर में, बहुत बड़ा सा। ये भी एक डिफरेंस है। फरमान, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। जो तीसरा दो डिफरेंस की बात होगी यहाँ पे। तीसरा डिफरेंस न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस अगर आप देखें तो यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा न्यूक्लियस है, लेकिन अगर आप प्लांट सेल में देखेंगे तो एक न्यूक्लियस है जो कि कॉर्नर में है। वैक्यूल इतना बड़ा था कि न्यूक्लियस कॉर्नर में पुश हो गया है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में मिलता है। ये कुछ डिफरेंस हो गए। एक अमाइलोप्लास्ट जो है वो आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। ये एक स्टोरेज बॉडी है जो कि खाना स्टोर करती है। अमाइलोइड यानी कि फैट या फिर कुछ ऐसा मटेरियल होता है, उसे स्टोर किया जाता है अमाइलोप्लास्ट में। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं था। क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए यहाँ पे। बाकी दोनों सेल्स में काफी सिमिलरिटीज है, जैसे उसमें भी न्यूक्लियस था, सेल मेम्ब्रेन था। गोल्जी बॉडीज दोनों में है। हालांकि यहाँ पे गोल्जी बॉडीज को एक और दूसरा नाम दिया जाता है, ड्यूट्रोसोम्स। अभी अपन आगे पढ़ेंगे ड्यूट्रोसोम्स। ड्यूट्रोसोम्स। आज की क्लास का टाइम होने को आया है, तो यस सर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे मोस्टली। सर अमाइलोप्लास्ट होता है ना एक और बार? यस सर। अमाइलोप्लास्ट एक स्टोरेज बॉडी होती है, मतलब जैसे कि आपके जो भी खाना बनता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट में आपकी क्लोरोफिल वगैरह स्टोर होता है। अमाइलोप्लास्ट अपन अभी आगे देखते हैं, आपको मिल जाएगा इसमें। अभी मेरे को क्लियर याद नहीं आ रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। अमाइलोप्लास्ट अभी अपन आगे देख लेंगे, इसमें डिफरेंस में भी आएगा, और जब आप सेल ऑर्गेनल्स को अलग से एक एक पढ़ेंगे तब भी आप देख सकते हैं। अमाइलोप्लास्ट आपके वो जैसे क्लोरोप्लास्ट था ना, एग्जैक्टली वैसे ही अमाइलोप्लास्ट है, लेकिन ये आपके स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे कि आपके जो स्टार्च वगैरह होते हैं, आपको पता है कि ये प्लांट सेल में फूड अपना खुद का बना लेती है, पर उसे इंस्टेंटली यूज नहीं करती है। उस फूड को स्टोर भी तो किया जाएगा ना, ताकि प्लांट सेल खुद बाद में यूज कर सके। तो वो काम होता है अमाइलोप्लास्ट में। वो स्टार्च स्टोरेज ग्रेन्यूल कहते हैं इसे, अमाइलोप्लास्ट। बाकी डिटेल्स भी आप अपने अभी आगे देख लेंगे। वैसे आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। होए।
तू तो तेरे ठीक है वर्ड बच्चों, समझ गया। आज के लिए आपने डिफरेंस देख लिए हैं और सिमिलरिटीज भी देख लिए हैं दोनों सेल्स में। Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में अपन सीधे ऑर्गेनेल्स से स्टार्ट करेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म से, जिसमें कि आप माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह इन सभी के बारे में 4-4, 5-5 बातें डिटेल से देखेंगे Hmm. और उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज का Yes, बताया sir. गया सभी को समझ में आया? Yes, sir. ओके, आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है।